morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the fundamental physical quantities units, derived physical quantities units, and the super units and the subunits. That means the prefixes are used in the units. Today we are going to discuss about dimensions. The new thing that is introduced, that is dimensions. हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में. ये डायमेंशंस क्या चीज होता है? अगर कोई भी एक लकड़ी का मैं घर का मान के चलो कि घर का डायमेंशन बोलूं तो कोई मुझे बोलेगा कि इसका लेंथ कुछ है, उसका ब्रेथ कुछ है, उसका हाइट कुछ है. यही चीज तो बोलेगा. अरे हाँ या ना, कोई अगर मुझे पूछेगा कि कोई घर का डायमेंशन बोलो तो मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट यही तो बोलूंगा ना. मगर यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर पूछ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी का क्या पूछ रहा है? डायमेंशन पूछ रहा है. एक तुमको मैं एग्जांपल देता हूं. मान के चलो कि एक एग्जांपल मैंने फोर्स का लिया. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन. ये मास इंटू एक्सीलरेशन. अच्छा, ये वाला हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम. एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम. मास इंटू वेलोसिटी के साथ हम लिख सकते हैं पूरा छोटे मतलब इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और ये एक टाइम है. आया समझ में कि नहीं? पहले मैं वेलोसिटी को लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, फिर से और एक यहाँ पे टाइम है. तो इसको मैं लिख सकता हूं मास इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब है लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर. हाँ कि नहीं? अरे हाँ या ना. तो ये वाला होता है फोर्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में. फोर्स को हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में. जब फोर्स को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें मास कितना लग रहा है? 1 लग रहा है. लेंथ कितना आ रहा है? लेंथ भी मेरा 1 आ रहा है. टाइम भी मेरा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. टाइम भी मेरा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. आया समझ में कि नहीं? तो मास लेंथ टाइम ऐसे आ रहे हैं. तो एक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक मास, एक लेंथ और 2 टाइम चाहिए. ये जो हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन ए फिजिकल क्वांटिटी. हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन ए फिजिकल क्वांटिटी are considered as the dimensions. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने फंडामेंटल क्वांटिटी और कितने नंबर का चाहिए, यही होता है डायमेंशंस. यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है. यहाँ पे कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी में है, यही हमारा डायमेंशन होता है. डायमेंशन का प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो ये होता है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is represented by the powers or exponents of a physical quantity. Powers or exponents of a physical quantity to which it is raised. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? To which it is raised. Dimension of a physical quantity is represented by the powers or exponents of a physical quantity. Powers or exponents of a fundamental quantity. Of a fundamental फिजिकल क्वांटिटी टू व्हिच इट इज रेज्ड. मतलब हम जो भी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे.
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, उसको वो रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं कि दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे और एक नोट करने की पॉइंट है, ये वाला जो पावर और एक्सपोनेंट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मास के साइड में 1 लिख लिए, नहीं, सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन वे होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। मान के चलो मैं मान नहीं मान रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं लिख लेता हूं। पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है लिखेंगे। पहला क्वांटिटी है मास, दूसरा क्वांटिटी है लेंथ, तीसरा क्वांटिटी है टाइम, next is electric current, next is temperature, next is amount of substance, next is luminous intensity, आया समझ में? अच्छा, पहला चीज ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम डायमेंशन पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो रिप्रेजेंटेशन का सिंबल होता है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर्स पे लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। क्या पे रखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट पे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसमें मास कितने हैं? एक ही है, तो मास का पावर में 1 रखूंगा। क्या रखूंगा? सॉरी, यहाँ पे नहीं, मास का पावर यहाँ पे मैं 1 रखूंगा। क्या रखूंगा? मास का पावर में 1 रखूंगा। लेंथ के लिए मैं L लिखूंगा, और इसको भी यहाँ पे एक ही लेंथ लिखूंगा, क्योंकि लेंथ जब मेजर कर रहा हूं तो एक ही लेंथ में मेजर कर रहा हूं, लेंथ एक बार ही में कंसीडर करता हूं, तो इसीलिए उसका पावर है 1। जब टाइम को लिखूंगा तो टाइम कैपिटल T, पावर आया 1, कैपिटल T, पावर है 1। इलेक्ट्रिक करंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका भी पावर है 1। एक क्वांटिटी है ना, इसी से सबका पावर 1 ही आ रहा है, और सबको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें क्या लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। टेम्परेचर को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, K1। मोल को कैपिटल ऐसे लिखते हैं, पूरा वर्ड पे लिखना पड़ेगा मोल, और इसका पावर भी होता है 1। लुमिनोस इंटेंसिटी को CD ऐसे लिखते हैं, इसका भी होता है 1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? ये होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन। ये होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन। आया मेरी बात समझ में? आ रहे हाँ या ना? आया मेरी बात समझ में? कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन को आसान तरीका, मतलब जनरल फॉर्मूला के साथ हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, a टू द पावर d, k टू द पावर e, मोल का पावर f, cd का पावर z। ये होता है एक जनरल फॉर्मूला एक्स फिजिकल क्वांटिटी का। मतलब हमको ये पता नहीं है कि एक फिजिकल क्वांटिटीज में कितने मास है, तो इसलिए हम एक अननोन ले लिए a, कितना लेंथ है इसलिए और एक अननोन ले लिए b, उस तरह c d e इस तरह लिख लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। This is the expression for fundamental physical quantity। अरे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है, ना इसमें किसी का दिक्कत है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस। जो क्वांटिटी में जितना मास होगा उसका पावर यहाँ पे लिखा जाएगा, लेंथ जितना होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, टाइम जितना होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ए डायमेंशंस। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल सी द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि ये तो था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, इसके साथ तो और कुछ नहीं आएगा, हाँ कि नहीं? तो
तो कोई और का लिख लो। ज्यादातर हम ये यूज करते हैं कि मास लेंथ टाइम, जो क्वांटिटी जिस तरह का होगा उस तरह भी लिखेंगे, जो क्वांटिटी वहां पे होगा उसी उसी को लिखेंगे, वरना अगर नहीं होगा तो उसके साइड में 0 लिख लेंगे। देखो एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, टाइम जब मैं मेजर करता हूं उसके लिए मैं कोई मास और लेंथ मेजर नहीं करता। जब मैं टाइम मेजर कर रहा हूं तो उसके लिए मास और लेंथ मेजर नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे मास का वैल्यू 0, लेंथ का वैल्यू 0, टी का वैल्यू 1 लिख लेता हूं। बाकी को ना लिखने से चलेगा, मास और लेंथ 0 है उसको भी ना लिखो तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। मगर अगर यहाँ पे ये होता है तो मास लेंथ को पावर 0 लिख लो। सिमिलरली तुम बोल सकते हो कि सर हम करेंट टेम्परेचर इसका भी पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंट का पावर 0, टेम्परेचर का पावर 0, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पावर 0, लुमिनोस इंटेंसिटी का पावर भी 0 होगा, सिर्फ टाइम का पावर टी का पावर 1 आएगा। तो इतना बड़ा कौन लिखता है, हम छोटे छोटे करके लिखते हैं। तुम चाहो तो T1 लिखने से भी होगा, M0 L0 T1 लिखने से भी होगा। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत है, ना इसमें किसी का दिक्कत है। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके ये नोटेशंस लिख लो, ये डेफिनेशंस भी लिख लो, आगे बढ़ते हैं। पहला फिजिकल क्वांटिटी हम लिखेंगे, पहला फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे, वो आता है स्पीड, वो आता है स्पीड। स्पीड का है डिस्टेंस बाय टाइम। देखो कैसे लिखते, कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ है। लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ के जगह मैं क्या लिखूंगा, L1, टाइम के जगह T1। देखो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। तो यहाँ पे m वैल्यू नहीं है, तुम चाहो तो m लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। लिखोगे तो m का पावर 0 डालोगे, तो M0 L1 T - 1, M0 L1 T - 1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? उस तरह अब आएगा वेलोसिटी, अब आएगा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। लेंथ बाय टाइम। देखो चाहे दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन यूनिट सेम हो सकता है, डायमेंशन यूनिट सेम हो सकते हैं, मगर उनका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो अलग अलग है। मतलब स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है, मगर इनका, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड। इसका भी डायमेंशन L1 T - 1 और इसका भी डायमेंशन L1 T - 1। तो लेंथ मेरा क्या है, L1, टाइम मेरा क्या है, T1। तो यह भी हो जाएगा L1 T - 1। M0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ L1 और T - 1 लिखने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ यहाँ पे कैपिटल पे लिखना, पावर में लिखना और इसको स्क्वायर ब्रैकेट देना है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट देना है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलो एक्सीलरेशन, अब आएगा कौन ना, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मेरा क्या है ना, यहाँ पे है वेलोसिटी बाई टाइम। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी मेरा क्या है, वेलोसिटी एक तरह का, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं, देखो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं लेंथ बाई टाइम, डायरेक्ट में लिख लेता हूं। अगर तुम करोगे तो तुम डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिखोगे, लेंथ बाई टाइम लिखोगे उसके बाद। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं लेंथ बाई टाइम, लेंथ बाई टाइम, और यहाँ पे ऑलरेडी एक टाइम है, लेंथ बाई टाइम इंटू टाइम। तो लेंथ की जगह L1, यहाँ पे टाइम की जगह T1 और यहाँ पे टाइम की जगह T1। हमको पता है कि दो अगर बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, पावर भी सेम होता है, तो पावर अलग होता तो पावर ऐड होगा। यहाँ पे तो पावर भी सेम है, अगर पावर अलग होता, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं L1 T2, 1 + 1 T2। इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा L1 T - 2। क्या आएगा, L1 T - 2। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशन L1 T - 2। अब दिखेंगे फोर्स का डायमेंशन, अब दिखेंगे फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का डायमेंशन क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन।
मास का डायमेंशन डायरेक्ट में लिख लेता हूं m। अब यहां से एक्सीलरेशन का डायमेंशन डायरेक्ट भी मैं पुट कर सकता हूं, देखो रटने का नहीं है, क्या मैं यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। अगर तुमको कोई देगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तुम क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, फिर से एक्सीलरेशन को वेलोसिटी बाई टाइम लिखोगे, फिर से उसको डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इनटू टाइम लिखोगे, फिर से लेंथ बाई टाइम इनटू टाइम, फिर से ये डालोगे। वाह, तो यहां पे मैं एक्सीलरेशन को डायरेक्ट लिख लेता हूं L1t-2। तो मुझे फोर्स का डायमेंशन ये मिलेगा, देखो फोर्स का डायमेंशन तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर कैपिटल F के साथ ये डायमेंशन के रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो इसका आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो ये वाला साथ में लिखोगे, कैसे लिखोगे ना, m1 L1t-2, m1 L1t-2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, आ रहे हाँ या ना। ये हुआ फोर्स का डायमेंशन m1 L1t-2, आया समझ में। तो हर किसी का, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन निकालना है। तो देखो उसके बाद और एक क्वांटिटी आता है वर्क, और एक क्वांटिटी आता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है ना, m1 L1t-2। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास है, और एक बार मैं नहीं लिख रहा। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पूरा यहां से शुरू करो, यहां से पूरा स्टेप बाय स्टेप करके फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड देन राइट द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व का मतलब क्या है, उसको एक टर्म में लाना है, तो ऐसे ऐसे बढ़ना 3-4 टर्म पे आ जाएगा, उसको एक ही टर्म पे लाना है। m1 L1t-2 डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, लेंथ है। तो मैं m1 L1t-2 इंटू लेंथ के जगह L1 लिख सकता हूं। यहाँ पे L1 बेस, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L1 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स मेरा R हो जाएगा। तो पावर्स अगर मेरा R होगा क्या होगा, m1 L2t-2, m1 L2t-2। ये किसका डायमेंशन है ना, वर्क का डायमेंशन है, ये किसका डायमेंशन है ना, वर्क का डायमेंशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, चलो लिख लो। नेक्स्ट को आते हैं काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट को आते हैं काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट को आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर मतलब मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ मास के जगह में लिख सकता हूं m1। देखो ये हाफ एक कांस्टेंट है, हाफ एक कांस्टेंट नंबर कोई है, उसको मेजर करने के टाइम, सोच जरा, उसको मेजर करने के टाइम किसी मास, किसी लेंथ, किसी टाइम का हम हेल्प लेते क्या, कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हम हेल्प लेते हैं क्या। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। एक नंबर या फिर कोई कांस्टेंट को मेजर करने के टाइम हम कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेते हैं क्या, हेल्प नहीं लेते। तो इसका जो डायमेंशन आएगा, इससे ये आ जाएगा कि कोई कांस्टेंट का डायमेंशन हमेशा 0 हो जाएगा, मतलब एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तुम बोलोगे सर सभी कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस होंगे, नहीं, यहाँ पे और कुछ कांस्टेंट भी है हमारे पास जो डायमेंशन लेस नहीं है, जो डायमेंशन लेस नहीं है, वो वाला बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले ये वाले को देख लो। अभी तक के लिए याद रखो, कोई भी नंबर या कोई डिजिट दे रहा है, कोई नंबर या कोई डिजिट दे रहा है, कोई कांस्टेंट दे रहा है, वो वाला डायमेंशन लेस ही होगा। कोई कोई जो कांस्टेंट किसका किसका डायमेंशन है, ये मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। वाह, देखो तो m0 L0 T0 ये मास आया m1, वेलोसिटी का क्या आया था L1t-1, वेलोसिटी का क्या आया था L1t-1, तो L1t-1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला टर्म यहाँ से m1 आया, ये वाला क्या आया L2t-2। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी का, m1 L2t-2।
क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारा आता है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारा आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, इनटू हाइट। मतलब mgh ऐसे ही होता है, mgh ऐसे ही होता है। मास का डायमेंशन में डायरेक्ट m1 लिख लेता हूं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही तो एक्सीलरेशन है ना। मतलब कोई बॉडी को मैंने ऊपर फेंक लिया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा। किस लिए आ रहा है? ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो उसीलिए हम बोलते हैं उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The acceleration produced due to the gravitational force is known as acceleration due to gravity। तो उसका क्या है? वो एक acceleration ही है ना, तो इसीलिए उसका डायमेंशन को हम L1t-2, मतलब वही acceleration का डायमेंशन हमने डाला और कुछ नहीं किया। मैंने वही acceleration का डायमेंशन डाला जो L1t-2 था। हाइट क्या है? हाइट एक लेंथ ही है। हाइट क्या है? एक लेंथ ही है। तो m1 L1t-2 ये दो हैं यहाँ पे, और ये वाला भी L1 आया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m1 L1 L1 L2 t-2। ये क्या है ना? पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। आया समझ में कि नहीं? ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 t-2 लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे। आया समझ में? आ रहे हैं या ना? नेक्स्ट चलते हैं पावर को। नेक्स्ट चलते हैं पावर को। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम। वर्क का डायमेंशन है, अभी मैं निकाला था m1 L2 t-2, टाइम मेरा है t1। तो पावर का डायमेंशन मेरा क्या आ गया? इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो m1, पावर का डायमेंशन मेरा आ गया m1 L2 t, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-3, t-3 m1 L2 t-3। अच्छी तरह से लिख लेता हूं, गाली दोगे वरना तुम लोग। पावर का डायमेंशन है m1 L2 t-3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये था पावर का डायमेंशन। अब आएगा एरिया का डायमेंशन। जो जो फिजिकल क्वांटिटी बेसिक चीजें ये है, इसका डायमेंशन मैं लिख लेता हूं। वाह, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ करके। आ रहे हाँ या ना? तो लेंथ मतलब L1, ब्रेथ भी वही लेंथ है L1। आ रहे हाँ या ना? तो ये क्या आ जाएगा? L2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? L2 आ जाएगा। एरिया के बाद क्या आता है मेरा? वॉल्यूम। एरिया के बाद क्या आता है मेरा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है मेरा? ना लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ के लिए मैं लिख रहा हूं L1। ब्रेथ भी क्या है? ब्रेथ भी क्या है? वही लेंथ है, तो उसके लिए भी मैं लिख रहा हूं L1। हाइट भी क्या है? वो भी एक लेंथ है, तो इसके लिए भी मैं लिख रहा हूं L1। तो वॉल्यूम का आएगा L3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज L1 दैट इज L3 आएगा। तो प्रेशर, नेक्स्ट क्या आता है? प्रेशर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर। प्रेशर का वैल्यू फॉर्मूला क्या है ना? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 t-2। अभी अभी हमने देखा था, तुम्हारे कॉपी में होगा वाह। तो देखो m1 L1 t-2। एरिया का होता है L2, अभी निकाला हम L2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा m1 L-1 t-2, m1 L-1 t-2। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना?
नेक्स्ट आता है मेरा डेंसिटी। नेक्स्ट क्या आएगा मेरा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या आएगा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। मास क्या होता है मेरा मास होता है मेरा m1। वॉल्यूम क्या होता है L3। वॉल्यूम क्या होता है L3। तो ये क्या आएगा m1L-3 m1L-3। आया समझ में आ रहे हैं या ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा मास बाई वॉल्यूम दैट इज m1L-3। आया समझ में। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो और थोड़ा करेंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी मोमेंटम। नेक्स्ट क्वांटिटी मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है ना मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m1, वेलोसिटी का डायमेंशन L1t-1 L1t-1। तो मोमेंटम का डायमेंशन होता है m1 L1t-1 m1 L1t-1। आया समझ में आ रहे हाँ या ना। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पल्स। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली इम्पल्स क्या होता है एक चेंज इन मोमेंटम होता है। पहले कोई मोमेंटम था उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमने और कोई मोमेंटम अचीव किया है तो उनके बीच का जो चेंज आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वही होता है इम्पल्स। उसको हम डिराइव करेंगे या छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे उसको छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करेंगे तो फॉर्मूला मेरा आता है फोर्स इनटू टाइम। ये वाला चीज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में। ये वाला चीज हम कहां पे पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में ये वाला चीज हम पढ़ेंगे। फोर्स क्या आएगा ना m1 L1t-2 टाइम मेरा आएगा t1 टाइम मेरा आएगा t1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा m1 L1t-1 m1 L1t-1। आया समझ में आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है ना इसमें कोई दिक्कत है। तो यहां तक इंपल्स हो गया। ये जो फिजिकल क्वांटिटी सब मैकेनिकल क्वांटिटीज थे ये सब मैकेनिकल क्वांटिटीज थे। अब एक छोटा सा चीज दिखते हैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड का। पहले हमारा आएगा चार्ज। चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज इज द डिराइव्ड क्वांटिटी करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज में Q है करंट में A1 है टाइम पे T1 है। तो Q का डायमेंशन होता है A1T1। चार्ज का डायमेंशन होता है A1T1। अब और एक चीज आता है हमारा पोटेंशियल। और एक चीज हमारा आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज। अब ये वर्क का फॉर्मूला तुमको पता है m1 वर्क का डायमेंशन पता है m1 L2t-2। चार्ज का डायमेंशन आया A1T1। इसे अगर सॉल्व करेंगे पोटेंशियल्स को मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट करता हूं m1 L2t-3 A-1 m1 L2t-3 A-1 यही वाला होता है मेरा पोटेंशियल का डायमेंशन। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है क्या मेरे बात समझ में आ रहा है आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो यहां तक। ही इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिसिटी से एक आएगा रेजिस्टेंस। एक क्या आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या आता है मेरा ना पोटेंशियल बाई करंट। अरे तुमने पढ़ा था ना R इक्वल टू V बाई आई। R इक्वल टू V बाई आई ये तो पढ़े थे ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई चार्ज बाई करंट को I लिख सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। वर्क का डायमेंशन तुमने देखा m1 L2t-2। चार्ज का डायमेंशन हमने देखा A1T1। करंट का डायमेंशन हमने देखा A1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m1 L2t-3 A-2। ये आएगा मेरा रेजिस्टेंस का डायमेंशन। देखो यहाँ पे A1 तो A2 हो जाएगा न्यूमरेटर पे चलेगा तो A-2 हो जाएगा। आया समझ में m1 L2t-3 A-2। उस तरह तुम टेम्परेचर का
टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, बहुत सारे क्वांटिटी का तुम निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम ये मैं देखो मैं यहाँ पे सारे चीज नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जो तुम फैमिलर हो, जो मैकेनिकल क्वांटिटीज मैंने वहां पे लिखा उस क्वांटिटी के फॉर्मूला के साथ तुम फैमिलर हो। अब ये जब तुम नहीं पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला रखने के कोई फायदा नहीं होता है। जब हम चैप्टर सब आगे पढ़ते पढ़ते चलेंगे तो वो क्वांटिटी जब आएगा, बहुत सारे क्वांटिटीज आएंगे रास्ते में, उसको जब हम यूज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग पे आ जाएगा। वाह, तो तुम वहां से आसानी से याद रख सकते हो। तो फॉर्मूला को याद रखो, ना कि डायमेंशंस को। फॉर्मूला पता होगा तो वहां से तुम डायमेंशंस निकाल सकते हो। एक चीज आता है एंगल, एक चीज होता है एंगल। वाह, ये एक ऐसा क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। देखो ये एक सर्कल बनाया है हमने, यहाँ पे ये रेडियस आर है और ये उसका एंगल है। तो ये किसे, ये आर्क बाई रेडियस मुझे क्या देगा, एंगल देगा। तो आर्क क्या है, एक लेंथ के तरह है। आर्क क्या है, एक लेंथ के तरह है। रेडियस भी क्या है, एक लेंथ के तरह है। रेडियस भी क्या है, एक लेंथ के तरह है। तो लेंथ कैंसल्ड आउट, मतलब L1 यहां पे लिखूंगा L1, तो ये वाला डायमेंशन क्या आएगा, L0। तो मैं एंगल को ये ऐसा चीज लिख सकता हूं, एंगल इज द डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी आया समझ में। बट इट हैज यूनिट, आया समझ में। इट हैज यूनिट, क्या है वो यूनिट, ना रेडियन। क्या है वो यूनिट, ना रेडियन। इसका यूनिट क्या है, रेडियन है, मगर इट हैज नो डायमेंशन, इट इज ए डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। आया समझ में यहां तक, आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना। दो कांस्टेंट के बारे में बता रहा हूं, दो कांस्टेंट के बारे में मैं बता रहा हूं। एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो। एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, दूसरा होता है गैस कांस्टेंट, दूसरा होता है गैस कांस्टेंट। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, फॉर्मूला एक होता है E इक्वल टू HF, मतलब कोई फोटोन पार्टिकल्स, ये आगे जाके पढ़ेंगे, सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम थोड़ा ज्ञान ले लो भाई। E इक्वल टू HF मतलब एक एनर्जी का इक्वेशन होता है। किसका एनर्जी, ना फोटोन पार्टिकल्स का एनर्जी। वाह, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, वो फोटोन पार्टिकल्स एक होता है लाइट के पास, उसका एनर्जी होता है E इक्वल टू HF, जिसमें E एनर्जी है, H मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है, F मेरा फ्रीक्वेंसी है, F मेरा फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से अगर मैं H का फॉर्मूला निकालूं तो E बाई F हो जाता है। E का डायमेंशन m1L2 T-2। तुम काइनेटिक एनर्जी लो, पोटेंशियल एनर्जी लो, कोई भी एनर्जी लो भाई, एनर्जी तो एनर्जी होता है, तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, m1L2 T-2। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 बाई टाइम है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 बाई टाइम है। तो यहां से H का डायमेंशन मुझे मिलेगा m1L2 T-2। ये जब ऊपर चला जाएगा तो T1 आ जाएगा, तो फाइनल डायमेंशन मुझे मिलेगा m1L2 T-1। यही होता है मेरा H का डायमेंशन, यही होता है मेरा H का डायमेंशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में, H का डायमेंशन यही होता है m1L2 T-1, m1L2 T-1। एक गैस कांस्टेंट तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक गैस इक्वेशन हमारा होता है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। अब ये P मेरा क्या है, प्रेशर है, ये पावर नहीं है, ये P मेरा क्या है, प्रेशर है। अब ये V मेरा क्या है, वॉल्यूम है। अब ये V मेरा क्या है, वॉल्यूम है। N मेरा क्या है ना, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल। ये T मेरा टाइम नहीं है, ये T मेरा टेम्परेचर है, ये T मेरा क्या है, टेम्परेचर। आया समझ में। तो यहां से मैं गैस कांस्टेंट R मेरा क्या है, गैस कांस्टेंट R है, तो R से वैल्यूज निकालूं तो क्या मैं PV बाई NT निकाल सकता हूं, PV बाई NT लिख सकता हूं। तो यहाँ पे तुम प्रेशर का डालोगे, V वॉल्यूम का डालोगे, N एक कांस्टेंट है, नंबर है, तो उसका आ जाएगा m0 L0 T0, m0 L0 T0। टेम्परेचर का आ जाएगा केल्विन K1, टेम्परेचर का क्या आ जाएगा, केल्विन K1। देखो तो R का डायमेंशन मेरा आया, प्रेशर का डायमेंशन क्या है ना, m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2, वॉल्यूम का L3। देखो यहां से
आर का डायमेंशन के लिए प्रेशर का m1 L-1 T-2, वॉल्यूम का L3, टेम्परेचर का K1, तो आर का डायमेंशन मेरा क्या आया ना, m1 L2 T-2, K का 1 आया समझ में, K का -1 m1 L2 T-2, K का -1 आया समझ में, आ रहे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत है। ये दो कांस्टेंट होते हैं, और एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आगे जाके पढ़ोगे, उसका फॉर्मूला भी यूज करूंगा तो तुम दिक्कत होगा तुम लोगों को, ये वाला छोटे छोटे चीज था इसलिए मैंने बता दिया। आया समझ में, तो स्क्रीन को पास करके यहां तक लिख लो। ये था पूरा डायमेंशन का कहानी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो हम आगे जाके यूज करेंगे, डे टू डे फैमिलियर लाइफ में हमारे यूज होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन मैंने लिख लिया। अगर आज के क्लास का किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे बोलो, मैं और एक बार समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इस डायमेंशनल का उसका एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।